ओके, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी, है ना। कल अपन ने रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नया, और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट, और फिर उससे अपन ने ओम्स लॉ डिराइव किया था। तो आर का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ आया था। आज हम लोग पढ़ते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होती है? बेसिकली मोबिलिटी इज़ डिफाइंड एज न्यू, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, है ना। इनके फॉर्मूले लर्न रखना है। मोबिलिटी इज़ नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड उसने कितनी वेलोसिटी अचीव करी है, दैट यू कॉल्ड एज मोबिलिटी। वी डी का फॉर्मूला हमारे पास आया था ई एम अपॉन टाउ। ई एम अपॉन टाउ को हम लिख सकते हैं क्यू ई। अभी यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन था इसलिए ई लिखा था, बाकी कोई सा भी चार्ज हो ई टाउ अपॉन एम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। हाँ, ई से ई क्या हो जाए, ई से ई कट जाएगा तो बचेगा इट इज़ क्यू टाउ अपॉन एम। तो मोबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला आएगा क्यू टाउ अपॉन एम। आई बात समझ में? बेसिकली टाउ इज़ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये तो तुमको पहले ही पता है। एम इज़ द मास। अब देखो क्या होता है, बेसिकली कई जगह पे ऐसा आता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, लेकिन तुम लोग कई बच्चों को ये नहीं, फिर प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं, वो तो कभी मूव नहीं करते। तो बेसिकली क्या होता है, जब किसी ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना, तो उस जगह पे एक होल क्रिएट होता है। क्या बोलते हैं? होल। होल इज़ बेसिकली व्हाट? वैकेंसी, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको अपन ने होल बोल दिया। तो बेसिकली होल यानी वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो वहाँ पे होल क्रिएट हो गया, नाम दिया हमने, होल क्रिएट हो गया। अब क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इससे पास से जाएगा अगर, तो ये होल चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन, सब एटम सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये जो होल्स होते हैं, जो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं को अपन क्या कहने लगते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्या कहने लगते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और इनके ऊपर उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो यहाँ प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन तो कभी मूव ही नहीं करते। तो अगर मान लो अपन ने किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल लगाया है ना, ये प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, प्लस से माइनस, सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। तो होल्स मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। होल्स या पॉजिटिव चार्ज, होल्स मूव करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगी? ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट रहेगी होल्स की। तो हम क्या बोल देते हैं? होल्स इधर मूव कर रहे हैं, जबकि होल्स कभी मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, लेकिन उसकी वैकेंसीज को हम क्या नाम देने लगते हैं? होल्स देने लगते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली यदि हमको मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलना है तो हम उसको डिनोट करते हैं म्यू ई से, और वो फॉर्मूला हो जाता है ई टाउ ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यदि हमको मोबिलिटी ऑफ होल्स बोलना रहता है तो हम उसको डिनोट करते हैं म्यू एच। तो इसके ऊपर चार्ज तो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, टाउ एच अपॉन मास ऑफ होल होता है। आई बात समझ में? एम ई एंड एम एच आर रिफर्स टू मास ऑफ दिस, चार्ज ऑन इधर इज ई। अब एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? देखो, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, रिलैक्सेशन टाइम की सेकेंड पर केजी, नहीं, पर ये यूनिट नहीं आ रही है, इसकी यूनिट आ रही है, SI यूनिट इज मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर आया एक्सलरेशन से। इसकी यूनिट आ रही है, बाहर खेल बेटा, बाहर खेलो। म्यू की यूनिट आ रही है इसमें, लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स और वोल्ट इनवर्स, और या फिर इसकी यूनिट आएगी मीटर सेकेंड इनवर्स न्यूटन इनवर्स कूलम। कूलम मीटर स्क्वायर वोल्ट मीटर स्क्वायर। टाउ तो रिलैक्सेशन टाइम है, सेकेंड ही होगी। ठीक है, अभी नोट्स में देखेंगे, याद रखना अभी क्लास के बाद। मेरी को नोट्स वाली कॉपी में लिखी होगी, कोई फार्मूला और है इसका, एक खोल जाता है। हाँ खोल। ठीक है, अब बेसिकली किसी भी मटेरियल में कितना करंट होता है, मतलब इस कंडक्टर में कितना करंट है को मिलेगा नहीं, टाइम ख़राब हो जाएगा, छोड़ दे। किसी भी मटेरियल के पास कितना करंट होता है इज IE अपॉन IH, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, जितना भी हम बोलते हैं दैट यू कॉल्ड एज IE अपॉन IH। हम लोगों ने देखा हाँ E इज इक्वल्स टू, अच्छा VD अपॉन E है ना, यहीं से निकाल लिया। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। ऊपर से निकाल लिया था अपन ने। ठीक है, E से E कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से अपन ने निकाली थी मीटर पर सेकेंड न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ठीक है, हाँ वैसे ही। म्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो मोबिलिटी किसी भी उसकी होती है चार्ज कैरियर की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ई तो कैंसिल हो गया ना फॉर्मूले में, तो ई पे डिपेंड नहीं करती। वीडी इज़ डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। फॉर्मूला आया था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वी डी इज इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम। तो उन्होंने बोला है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने बोला है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज़ द लाइटर पार्टिकल, नीचे मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हल्का, तो उन्होंने बोला मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ लाइटर देन द होल, है ना, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है उसके वेट में। अब उन्होंने बताया है इसके बाद IE, वो भी एक डेरिवेशन हमने किया था, इसको कुछ याद तो नहीं होगा इसलिए अपन क्यों पूछें, है ना। IE प्लस IH इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, जाने के बाद में देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी जो कंडक्टर में करंट होता है वो किसी होल करंट और किसी इलेक्ट्रॉन करंट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला कहीं आएगा, और अगर तुमको अलग से क्वेश्चन में मेंशन करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड करंट बिकॉज ऑफ होल्स इज दिस, तो उस कंडक्टर का टोटल करंट दोनों के कारण होता है। ये जब होता है जब अपन बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, जब 0.28 ऐसा करंट भी हमारे लिए मायने रखता है, तब ये ऐसे अलग अलग करंट क्या रहते हैं, मेंशन रहते हैं। सेमीकंडक्टर्स में आएगा, नहीं आएगा, तुम लोगों को सेमीकंडक्टर्स हट गया था। हाँ, सेमीकंडक्टर्स का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना 14, उसमें मैं बताऊंगी इसका क्या कॉन्सेप्ट है होल्स का। अभी बस ये याद रखना 14th चैप्टर, उसमें आएगा होल्स, तब तुमको होल्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन बस ये याद रखना कि मोबिलिटी दोनों की होती है, होल्स की भी होती है और इलेक्ट्रॉन की भी होती है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कार्बन कलर कोड, तो हट गया इन लोगों को, 30% सिलेबस रैशनलाइज, लिमिटेशंस ऑफ
ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या हैं, ये पूछे जाते हैं। द डिवाइस जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, विच डू नॉट ओबे आर कॉल्ड एज नॉन ओमिक डिवाइसेस, है ना। नॉन ओमिक डिवाइसेस मतलब वी अपॉन आई का ग्राफ उसके लिए स्ट्रेट नहीं आता, वी अपॉन आई का ग्राफ उसके लिए थोड़ा सा इस तरीके का अगर आ जाए तो ऐसे कंडक्टर्स को अपन क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। उन्होंने बोला है ओमिक कंडक्टर्स के लिए आर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, और जो नॉन ओमिक कंडक्टर होता है उस जो नॉन ओमिक कंडक्टर होता है उसके लिए वो ये वैल्यू आर की क्या नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती। द आर वैल्यू ऑफ आर चेंजेस आफ्टर सम टाइम, तो ये ऐसा हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए आर कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन ओमिक कंडक्टर के लिए आर कांस्टेंट होता है। ऐसे कौन से डिवाइसेस होते हैं, ऐसे डिवाइसेस होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, ऐसे डिवाइसेस होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरे होते हैं सेमीकंडक्टर डायोड्स, नाम याद रखना, जो ऐसा फॉलो नहीं करते, और तीसरे होते हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स बोलो, ठीक है। ये ऐसे डिवाइसेस हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ओम्स लॉ को फॉलो, जिनके लिए रेसिस्टेंस कांस्टेंट, करंट अगर कम ज़्यादा करोगे तो आगे जाके रेसिस्टेंस भी बदल जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब उन्होंने बोला क्या रीज़न है। पहला, पोटेंशियल डिफरेंस मे नॉट वेरी लीनियरली विद करंट, लीनियर रिलेशनशिप दोनों में नहीं होता, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ पोटेंशियल, मतलब हमको ऐसी कैरेक्टरिस्टिक भी मिलती है, और अगर माइनस का पोटेंशियल कर दो तो हमें वो कुछ और टाइप की कैरेक्टरिस्टिक देने लगता है। ये तो हमने पढ़ी है डायोड्स में। तो बेसिकली जब फॉरवर्ड बाइसिंग, ये भी हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन में पढ़ेंगे। जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग होता है तो वी और आई का रिलेशन ऐसा आता है, पॉजिटिव साइन के लिए आई के साथ रिलेशन ऐसा आता है, और माइनस के साथ रिलेशन कैसा आने लगता है, ऐसा आने लगता है। गेटिंग माई पॉइंट। थर्ड उन्होंने बोला है, थर्ड प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हम लोगों को मोर देन वन वैल्यू के लिए दो सेम वैल्यू ऑफ करंट मिलती है, ग्राफ ऐसा हो जाता है। तो हमारे पास दो वोल्टेज ऐसे आते हैं जिन पे हमको वैल्यू क्या मिलती है, करंट की सेम मिलती है, यानी ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आई विच इज़ एट V1, एट सम अदर पोटेंशियल V2 ऑल्सो भी अ वैल्यू ऑफ करंट वही हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं, ये कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं V और I के, जो ये बताते हैं कि हमेशा हर जगह जहाँ पोटेंशियल अप्लाई करोगे करंट फ्लो हो रहा है, ग्राफ है, तो जहाँ भी वोल्टेज अप्लाई करने पे करंट फ्लो होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ओम्स लॉ फॉलो होगा। कई जगह पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होते, इसलिए ओम्स लॉ इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, इट इज़ ओनली अप्लाइड टू द ओमिक कंडक्टर्स। 10th तक हमने यही पढ़ा था। हर जगह V और I का ग्राफ कांस्टेंट नहीं होगा हर डिवाइस के लिए, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये लिखने के लिए आता है, आपको ये 3 ग्राफ बना के वो समझाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है किसी भी दो वैल्यू पे सेम करंट का मिलना भी पॉसिबल है। कई ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पे ऐसा होता है, जिसके लिए ये ग्राफ पॉसिबल होता है, लेकिन ओम्स लॉ तो कहता है कि V अपॉन आई इज़ कांस्टेंट एंड इट इज़ हैविंग ओनली वन वैल्यू। 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, 1/2 ही आएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पे V अपॉन I का फॉर्मूला नहीं लगता। ठीक है, अभी तक अपन रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। अब अपन पढ़ रहे हैं रेसिस्टिविटी, अब अपन पढ़ रहे हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। किसके बारे में? रेसिस्टिविटी के बारे में। तो R इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला था रो L अपॉन A। तो रो का फॉर्मूला हो गया R A अपॉन L। R का फॉर्मूला हमने निकाला था, बोल। ml अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू ए टाउ। ये कल हम निकाल चुके हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा R का फॉर्मूला है, दिस इज योर A अपॉन L। A से A कैंसिल, L से L कैंसिल। तो रेसिस्टिविटी का हमारे पास फॉर्मूला आता है m n ई स्क्वायर अपॉन टाउ। ठीक है, तो बेसिकली जो रेसिस्टिविटी है, दिस रेसिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। रेसिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो उन्होंने बोला है n इज व्हाट? n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो उन्होंने बोला है जिसके पास n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी, उन्होंने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक यूनिट वॉल्यूम में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे रेसिस्टिविटी उतनी कम होगी। सीधी बात है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कंडक्शन के लिए, हमको क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी रेसिस्टिविटी कम होगी क्योंकि उसके पास चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला रो इज़ इन्वर्सली सेकेंड, रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। ठीक है, चार्ज और मास तो फिक्स होता है। रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के भी इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने बोला एज वैल्यू ऑफ टाउ डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टाउ रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दो कॉलिजन के बीच का टाइम, समझ में है। उन्होंने बोला जितना कम टाइम होगा उतनी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी। जितना कम टाइम होगा मतलब जल्दी जल्दी टकरा रहा है, जल्दी जल्दी टकरा रहा है यानी रेसिस्टेंस ज़्यादा है। जल्दी जल्दी टकरा रहा है यानी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी नहीं रही ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन नहीं रही मतलब जल्दी टकराना यानी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, उसके पाथ में अड़चन, रुकावट। समझ में है? तो जितनी जल्दी जल्दी टकराएगा उतनी रेसिस्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। गलत बोल दी, कम होगी। गलत बोल दिया ना मैंने। ज़्यादा सोचो, रुको एक तो तुम लोग। हाँ, एज वैल्यू ऑफ टाउ डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर। सोचो, छोड़ो। उन्होंने बोला एज टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, है ना। और टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है, ये हमको पता है। टेम्परेचर बढ़ने से हाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, यही है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेसिस्टिविटी, सही तो बोला था मैं पहले भी, यही बोल रहे। रिलैक्सेशन टाइम कम होना मतलब रेसिस्टिविटी बढ़ना, जल्दी जल्दी टकराना। जल्दी जल्दी टकराएंगे तो जल्दी जल्दी कैसे जाएंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अचीव ही नहीं होगी क्योंकि हर कॉलिजन के बाद वो नए सिरे से शुरू करता है। मैंने तुमको बताया था ना, उसकी VD 0 हो जाती है, फिर वो थर्मल वेलोसिटी से फिर से VD गेन करना शुरू करता है। आई बात समझ में? तो ये याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होता है जिसके कारण रेसिस्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, ओके।
क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। कई चीज़ों की रेसिस्टिविटी तुम लोगों को दे रखी है। टेम्परेचर डिपेंडेंस रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो रेसिस्टिविटी और टी का फॉर्मूला होता है रेसिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री इंटू 1 प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे अपन ने आर में टी लिखा था, यहाँ पे उसका डिफरेंस लिख दो, एक ही बात है, रेज इन टेम्परेचर ही था। जिस टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी चाहिए और 0 डिग्री उसका माइनस, जैसे तुमको चाहिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो डिफरेंस आएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। गेटिंग माय पॉइंट? तुमको रेसिस्टिविटी चाहिए 10 डिग्री पे, 0 डिग्री की रेसिस्टिविटी हमारे पास लिखी होती है चार्ट में 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। गेटिंग माय पॉइंट? अब उन्होंने बोला है अल्फ़ा का फॉर्मूला आता है, हमने कल भी निकाला था, डिफरेंस इन रेसिस्टेंस रो माइनस रो नॉट अपॉन ओरिजिनल रेसिस्टेंस इनटू पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कल पढ़ा था ये फॉर्मूला, याद हो तो अगर यस हाँ यस मैडम तो बहुत अच्छे से बोला है, पर ये चेंज इन रेसिस्टेंस ओरिजिनल इनटू राइज इन टेम्परेचर, यहाँ पे भी वही है, चेंज इन रेसिस्टिविटी ओरिजिनल रेसिस्टिविटी इनटू राइज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि आर इज प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन एल, सब जगह ए अपॉन एल आएगा तो वो कैंसिल हो जाता है। आई बात समझ में? तो हम इसको लिख सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज, दिस इज चेंज इन रेसिस्टिविटी, चेंज इन रेसिस्टिविटी को हम लिख सकते हैं डेल रो नॉट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, हम इसको लिख सकते हैं डेल टी कैसा भी बना लो, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली दिस इज योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। उन्होंने बोला है दिस इज फ्रैक्शनल चेंज डी रो बाय डी टी, इसको अपन कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? अब उनको याद रखना, मैंने कल तुमको बताया था मेटल्स के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, मेटल्स के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, रेसिस्टिविटी इसलिए टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है, 1 में प्लस होगा, रो में मल्टीप्लाई होगी ये चीज़, इसलिए ये चीज़ इससे तो ज़्यादा ही आएगी। तो फॉर मेटल्स के लिए अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव, अगर मेटल्स के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ने पे रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी। उन्होंने बोला एट सम टेम्परेचर टी नॉट द रेसिस्टिविटी इज रो नॉट। ग्राफ बनाया, ये थोड़ा सा चेंज है, उन्होंने बोला है आगे जाके ये ग्राफ ऐसा हो जाता है, बहुत हाइयर टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, मेटल्स बिकम सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? ये भी अपन सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर और रो का रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ने पे रेसिस्टिविटी कम होती है एक्सपोनेंशियल, कल हमने पढ़ा था, क्योंकि इसके लिए नेगेटिव होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ओके। और एलॉयज़ के लिए ये ग्राफ छोटे छोटे से हैं जो तुम लोगों को पता होने चाहिए, वैल्यू नहीं लिखनी होती है, लेकिन दिस इज द ग्राफ फॉर एलॉयज़।
द रेसिस्टिविटी इज़ वेरी लार्ज बट हैज़ वीक डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, मतलब उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती, तभी अपन एलॉयज़ को हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। तो इनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन टेम्परेचर के साथ उनमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन टाइप ही रहता है। तो कल हमने देखा था फॉर एलॉयज़ अल्फ़ा की वैल्यू बहुत छोटी होती है जब हमने रेसिस्टेंस पढ़ा था, तो इसके कारण ये होता है। अब उनने बोला था एलॉयज़ में हम लोगों ने कहा 10th में भी पढ़ा है, फ्यूज़ भी बनते हैं। फ्यूज़ इज़ मेड अप ऑफ एन एलॉय, वो एलॉय होता है टिन नहीं, जिंक, कॉपर, सिल्वर and aluminium. This is because alloy have high resistance, but इसमें लिखा है alloys have low resistivity. This cause the wire to melt if a current flow more than safe value through the circuit. ये अपन ने कल पढ़ा था, नहीं ये अपन ने 10th में भी पढ़ा था कि हम वहाँ पे ऐसा वायर यूज़ करते हैं, पतला नहीं, पतला नहीं, बेसिकली डाइक्रोम हम यूज़ करते हैं हीटिंग डिवाइसेस में। कंफर्म है क्या ये, है ना? नाइक्रोम इज़ एन अलॉय मेड अप ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन निकल, ऐसा क्रोमियम कुछ। और वहाँ पे हीटिंग लॉ कहता है H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H is directly proportional to I square, H is directly proportional to T। तो हम वहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए एलॉयज़ का यूज़ करते हैं। रेसिस्टेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम उसको कॉइल के फॉर्म में लगाते हैं, जिससे उसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एरिया कम करने के लिए हम पतली वायर की कॉइलिंग यूज़ करते हैं। लेकिन वो पिघलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हीटिंग डिवाइसेस हैं, तो वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। जबकि फ्यूज़ एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू से ऊपर जाए तो वो मेल्ट हो जाए, तो हम फ्यूज़ में भी एलॉय यूज़ करते हैं। तो मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा है कि एलॉय हैज़ लो रेसिस्टिविटी। एलॉयज़ हैव हायर रेसिस्टिविटी, टेबल इसके पास ज़्यादा है। मेटल से ज़्यादा रेसिस्टिविटी एलॉयज़ की होती है। देखो माइनस ज़्यादा ही होती है, मेटल्स की रेसिस्टिविटी कम होती है, फिर एलॉयज़ की होती है, फिर सेमीकंडक्टर्स की होती है, और फिर इंसुलेटर्स की। कुछ भी लिख रहा है फालतू। This is because alloys have low resistivity. फ्यूज़ क्यों बनाते हैं? फ्यूज़ में हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो जल्दी मेल्ट हो जाए। पढ़ाया तो था तुम लोगों को, ठीक है। अभी रुको, एक्शन निकालेंगे। हाँ अब देखो, हाँ समझ, इधर देखो, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स, ये तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है, इनके सिलेबस में था, तो ये टॉपिक हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इतना सही हटा है 12th के अभी फ़िलहाल। ये नहीं आएगा तुमको इस बार, तो मेरे को दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी बता देती हूँ, थोड़ा सा ही टॉपिक है, जिससे हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, जैसे रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी होती है, उसी का ऑपोजिट होता है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टेंस को अपन डिनोट करते हैं आर से, कंडक्टेंस इज जस्ट ऑपोजिट टू रेसिस्टेंस, कौन कितना अच्छा कंडक्ट कर सकता है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल जी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/r। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इसकी यूनिट होती है साइमन, इसको क्या बोलते हैं, SI यूनिट इज़ मो, MHO, ओम का ऑपोजिट,
ओम इनवर्स, तो इसको अपन कहने लगते हैं मोम। ओम इनवर्स, नीचे ओम है, -1 आ गया। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद हमारे पास होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज़ जस्ट ऑपोजिट टू रेसिस्टिविटी। इसको अपन डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये होता है 1/ρ। आई बात समझ में? अब उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई, कल की क्लास में पढ़ेंगे।